तुम और हम हर दिन एनर्जी यूज करते हैं, फोन चार्ज करना, बाइक चलाना, वाईफाई चलाना, एसी, हीटर, लाइट, सब कुछ। लेकिन क्या तुम जानते हो तुम्हारी ये छोटी छोटी हैबिट्स डिसाइड कर रही है फ्यूचर वॉर्स कौन जीतेगा? जी हाँ, एक्चुअली फ्यूचर वॉर। और ये वॉर्स गन से नहीं, एनर्जी से लड़ी जाएंगी। काराकास के पूरे शहर की बिजली पहले ही एक साइबर अटैक के जरिए काट दी गई थी। Time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Oil prices are surging, and now Iran is about to attack any ship that tries to pass through the Strait of Hormuz. The US President has declared that the United States Navy will begin the process of blockading any and all ships which are trying to enter or leave the Strait of Hormuz. सो वेलकम गाइस, दिस इज मधुसूदन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी शिफ्ट पर, पावर पॉलिटिक्स पर और आने वाली फ्यूचर वॉर्स पे। कैसे इन सब चीज अफेक्ट करती है हमारे फ्यूचर वॉर्स पर। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू होती है नेपाल के गांव के चूल्हे से और खत्म होती है ग्लोबल सुपर पावर्स की फाइट पर। तो चलो अब थोड़ा पीछे चलते हैं, नेपाल के पहाड़ों और इंडिया के गांवों के बीच, जहां एनर्जी का मतलब था लकड़ी, गोबर या कोयला। ये सिर्फ एनर्जी नहीं था, ये एक सर्वाइवल था। लेकिन इसकी हिडन कॉस्ट क्या थी? हर साल लाखों पेड़ कटते थे, इंडोर पोल्यूशन से हजारों लोग बीमार होते थे। फिर आया इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ट्रांसमिशन लाइन, अर्बन ग्रोथ, सब कुछ बदलने लगा। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर चल रहा है, स्टूडेंट क्लास कर पा रहे हैं और बिजनेस में डिजिटल पेमेंट हो पा रही है। ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नेपाल और इंडिया में आज भी लोड सेटिंग प्रॉब्लम, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, रिमोट एरियाज में नो एक्सेस, ये आज भी एक रियलिटी है। अब आते हैं सबसे हॉट टॉपिक पे, पेट्रोल वर्सेज इलेक्ट्रिक व्हीकल। पेट्रोल सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, पूरा इकोनॉमी इस पे डिपेंडेंट है। पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उससे चलता है और पॉलिटिकल पावर भी उससे कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या प्रॉमिस करता है? जीरो एमिशन, लो रनिंग कॉस्ट और साइलेंट फ्यूचर। लेकिन ग्राउंड इश्यूज ये है, चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, बैटरी रिप्लेसमेंट महंगा है, लॉन्ग ट्रैवल इज रिस्की और बिजली खुद एक रिलायबल नहीं है। लोड सेटिंग प्रॉब्लम, कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। लेकिन इस सब के बावजूद भी दुनिया देख रही है, चाइना ईवी किंग बन चुका है, यूरोप पेट्रोल बैन प्लान फॉलो कर रहा है और इंडिया ईवी पे सब्सिडीज दे रहा है। और नेपाल में अभी रिसेंटली इंपोर्ट पॉलिसी बदल रहा है, हाइड्रो पावर को पुश किया जा रहा है और ईवी टैक्सेज पे टैक्स कम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, फास्ट शिफ्ट करे ईवी में या धीरे धीरे शिफ्ट करे? क्योंकि एक गलत डिसीजन पूरा इकोनॉमी को हिला सकता है। हम थोड़ा पीछे चलते हैं 2020 में, जब कोरोना आया था। कोरोना बस एक हेल्थ क्राइसिस नहीं था, वो एनर्जी शॉक था। ग्लोबल डिमांड सडनली क्रैश हो गया, सप्लाई चेन टूट गया। All essential workers who are showing up every day. ग्लोबल प्राइसेस गिर गया, नेपाल में फ्यूल शॉर्टेज, इंडिया में माइग्रेंट क्राइसिस और पूरा प्रोजेक्ट्स ही होल्ड हो गए। कोरोना ने हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज सिखाई। पहला, एनर्जी मतलब सिक्योरिटी है, अगर फ्यूल नहीं है तो देश रुक सकता है। दूसरा, लोकल एनर्जी जरूरी है, इंपोर्ट पे डिपेंड रहना इज टोटली रिस्की। तीसरा, डिजिटल लाइफ मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट, जूम, ऑनलाइन क्लासेस या रिमोट जॉब्स, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंडेंट है। अब आते हैं असली गेम पर, एनर्जी पॉलिटिक्स। एनर्जी कंट्रोल मतलब पावर कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, मिडिल ईस्ट का ऑयल से ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है। अभी रिसेंटली मिडिल ईस्ट की लड़ाई से पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो गया। War in the Middle East disrupting how the world gets its energy. The impact is being felt thousands of miles away, and nowhere is the shock more acute than in Asia. Shortages of oil and gas have triggered protests in India and rationing in Bangladesh. There are long lineups for fuel from Pakistan to Cambodia to Vietnam. Sri Lanka shortened work weeks to save electricity, and Thailand's news anchors ditched their suit jackets to avoid using air conditioning. Energy emergency. In the Philippines, the president declared गैस पाइपलाइन से पूरा यूरोप पर प्रेशर आता है। चाइना के बैटरी सप्लाई से पूरा ईवी इंडस्ट्री में डोमिनेंस है। कंट्रीज वार नहीं लड़ते, वो अब एनर्जी कंट्रोल के पीछे कम्पीट करते हैं। रिसेंटली भी हम लोग यही चीज देख रहे हैं, यूएस, ईरान, रशिया, यूक्रेन, चाइना, वेनेजुएला, एवरी कंट्री। तो फ्यूचर में ऐसा क्या होगा? 2035 तक क्या हो सकता है? पेट्रोल व्हीकल्स पूरा खत्म हो जाएगा, ईवी मेन स्ट्रीम बन जाएगा, चार्जिंग स्टेशन पेट्रोल पंप से ज्यादा होंगे। अगर नेक्स्ट वार हुआ वो होगा एनर्जी कंट्रोल को लेकर, लाइक लिथियम, यूरेनियम, रेयर अर्थ मटेरियल्स,
कोबाल्ट, और इस सब में नेपाल के पास ऐसा क्या है? नेपाल के पास है वाटर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। अगर वो सही से यूज हो तो नेपाल एनर्जी एक्सपोर्टर बन सकता है, पूरा साउथ एशिया का पावर हब बन सकता है। और अगर मिस कर दिया तो नेपाल पीछे रह जाएगा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम और हम क्या कर सकते हैं अपने स्केल पे, अपने डेली लाइफ से क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग ईवी को कंसीडर कर सकते हैं, सोलर पैनल्स यूज कर सकते हैं, एनर्जी वेस्ट कम कर सकते हैं और अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्यूचर गवर्नमेंट नहीं, पब्लिक डिसाइड करेगी। तो नेक्स्ट टाइम तुम जब फोन चार्ज करो या फिर बाइक पे पेट्रोल भरो, याद रखना तुम बस एनर्जी यूज नहीं कर रहे, तुम इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, एनवायरमेंट इम्पैक्ट कर रहे हो, फ्यूचर सेव कर रहे हो। मेक श्योर वो डिसीजन फ्यूचर के लिए इम्पैक्टफुल हो। तो बताओ, तुम एक कंज्यूमर हो या फ्यूचर का क्रिएटर बनोगे? ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी सोचने पे मजबूर करे, इसे शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस ही पावर है। सो दिस इज मधुसूदन मेहता, और याद रखना, एनर्जी सिर्फ पावर नहीं, आने वाली वार की स्टोरी है।